नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की अपराध की घटना राजस्थान से है और राजस्थान के जिले सिरोही से है। आज की घटना कुल साल भर पहले यानी सन 2021 की है। तारीख थी 16 जून 2021। थाना था अबू रोड शहर। शहर का थाना है अबू रोड शहर, जिला सिरोही का। चांदमारी मोहल्ले के रहने वाले प्रवीण पुत्र देवराम थाने पर पहुंचे। उनके साथ उनके कुछ परिजन भी थे। प्रभारी अधिकारी थाने के सुमेर सिंह थाने पर मौजूद थे। प्रवीण सिंह और उनके साथ के लोगों ने यह बताया कि कल मेरा छोटा भाई दीपक कुमार, कल यानी 15 जून 2021 को रात में करीब 9 बजे डीजल शेड जहां वो काम करता था वहां से घर को आ रहा था। जब वो घर नहीं पहुंचा तो हम लोगों ने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। तभी रात करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास एक फोन अस्पताल से आया कि एक डेड बॉडी यहां रखी है जिसके कपड़ों में जो कागज मिले हैं उससे यह पता लगता है कि उसका नाम दीपक कुमार है। यह पता और यह टेलीफोन नंबर उसी पर लिखा हुआ है। फोन दीपक की पत्नी कविता ने उठाया था। भाई प्रवीण कुमार और उनके और तमाम रिश्तेदार वहां पहुंच गए। पुलिस आ गई थी। बॉडी को देखा गया तो बॉडी में बहुत से जगह चोट के निशान थे। कुछ घिसटने के निशान थे, कुछ चेहरे पर गंभीर घाव के निशान थे। भाई और घर वालों ने पूछताछ शुरू की अस्पताल वालों से। उनसे ये पूछा कि ये कितने बजे की बात है, कौन ले आया था, कहाँ की बात है और इसमें क्या आपको लगता है। तो ये पता लगा कि कुल 3-4 लोग इस आदमी को लेकर इमरजेंसी में आए। उन्होंने बताया कि हम लोग रास्ते से पास हो रहे थे। ये आदमी ऐसा लगता है इसका किसी गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया था, ये रास्ते में पड़ा हुआ था। हम चूंकि वाहन से थे इसलिए हम इसको लेकर आए कि शायद दवा इलाज से इसकी जान बच सके। थोड़ी देर में जो इमरजेंसी के अटेंडिंग डॉक्टर्स थे उन्होंने ये बताया कि ये ब्रॉट डेड है, यानी इसकी मृत्यु हो चुकी है। ये सरकारी अस्पताल था आकरा भट्टा क्षेत्र में, सिरोही जिला मुख्यालय पर। लेकिन डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि जिस तरह की चोट इसको लगी है ऐसा लगता नहीं कि सिर्फ एक्सीडेंट में आई हुई ये चोटें हैं। रात भर घर वालों ने यह पता करने की कोशिश की कि आखिर ये एक्सीडेंट कहां हुआ होगा। उन्हें कुछ पता नहीं लगा, इसलिए वो सवेरे सवेरे थाने पर पहुंच गए। थाना अधिकारी को उन्होंने अपनी शंका बताई कि चोटों के लिहाज से पूछताछ के बाद हमें इसके हत्या की आशंका लगती है। थानाधिकारी सुमेर सिंह ने फौरन उनसे तहरीर लेके धारा 302, 201 आईपीसी में उनकी एफआईआर दर्ज कर ली और उनको बताया, जो लोग गए थे, कि देखिए हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे और
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। उसी से ये तय होगा कि ये हत्या है या एक्सीडेंट में इसकी जान गई है। थानाधिकारी ने पीएम की रिक्वेस्ट के साथ एक स्पेसिफिक क्वेरी भी सीएमओ के कार्यालय में भेजी। उसमें लिखा कि इस संबंध में एक एफआईआर अंकित की गई है, जिसकी कॉपी हम इस प्रार्थना के साथ लगा रहे हैं कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से उनकी ये ओपिनियन अवश्य ले ली जाए कि शरीर की आई हुई चोटें क्या सिर्फ एक्सीडेंट की हैं या अन्यथा कोई कारण हो सकता है। सवेरे सवेरे की बात थी, पुलिस पहले ही पहुंच गई थी, पंचनामा और सील करने की कार्रवाई हो चुकी थी। वहीं पर शव विच्छेदन गृह यानी पोस्टमार्टम हाउस भी था, बॉडी वहां पर रखी हुई थी। अपने टाइम से दिन में 2 बजे के बाद यानी ओपीडी खत्म होने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई। शाम तक पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद परिजनों को वो शव दे दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो उससे ये तय पाया गया कि इसमें कुछ चोटें ऐसी हैं जो एक्सीडेंट से नहीं आ सकती। पुलिस ने यह अनुमान लगाया और एफआईआर की बात सही मानी कि इसमें जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है और ये हत्या का मामला है। बात एसपी सिरोही तक यानी जनपद के पुलिस अधीक्षक तक पहुंची। पुलिस वालों ने यह भी बताया कि साहब ये क्लियर नहीं हो रहा है इसे कहां मारा गया, किसने मारा, किस समय मारा, या फिर एक्सीडेंट के बाद इसके साथ कोई और दुर्घटना हुई है। पुलिस अधीक्षक सिरोही ने फौरन घटना के पर्दाफाश या घटना के अनावरण के लिए एक टीम बना दी। डीएसपी दिनेश कुमार के नेतृत्व में यह टीम बनाई गई, जिसमें अबू रोड शहर के थानाधिकारी सुमेर सिंह, पिंडवाड़ा थाना के एएसआई कैलाशन, पालडीएम थाने के एएसआई नरेंद्र सिंह, अबू रोड शहर के एएसआई तलकाराम, 5 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल इस टीम में लगाए गए। टीम ने एफआईआर करने वाले उसके भाई प्रवीण का भी नंबर, चूंकि एफआईआर में भी आजकल मोबाइल नंबर का एक कॉलम होता है, उनका भी नंबर लिया और मृतक दीपक का भी मोबाइल नंबर ले लिया। आज की पुलिसिंग में सबसे पहला काम मोबाइल की सीडीआर निकालने का होता है, ताकि जो तथ्य, जो कथानक, जो फैक्ट्स लिखाए गए हैं या बताए गए हैं उनको वेरीफाई किया जा सके। मृतक के मोबाइल की सीडीआर निकालने के बाद क्राइम ब्रांच को और इस टीम को यह पता लगा कि ये फोन रेलवे ग्राउंड के पास 15 जून की रात करीब 9:20 पर स्विच ऑफ हो गया था। जगह के बारे में घर वालों से पूछताछ की गई तो पता लगा कि गोदाम शेड, डीजल शेड से घर आने जाने का यही रास्ता है और मृतक दीपक हमेशा इसी रास्ते से आता जाता है। पुलिस ने कहा कितने बजे आता जाता है। घर वालों ने बताया कि हम लोगों ने उसके कार्यस्थल डीजल शेड से ये पता किया था तो पता लगा था कि 9 बजे वो यहाँ से काम खत्म करके, अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकल गया था। टाइम भी बिल्कुल सही था, उतना ही समय लगभग वहाँ से स्टेडियम तक पहुँचने में लगता है। स्टेडियम रोड तक जहां ये बंद हुआ था इसका मोबाइल फोन। जब उस लोकेशन की तलाश में जहां पर ये मोबाइल फोन बंद हुआ था, टीम के लोग गए वहां पर। काफी तलाश करने के बाद वहीं इन्हें आसपास एक्सीडेंट के और घिसटने के निशान मिल गए। ब्लड की ड्रॉप्स भी यदा कदा उनको मिल गई। खून आलूदा मिट्टी के साथ
उसकी जो सैंपल्स हैं उसको सील बंद कर लिया गया। अगले दिन दिन भर वहां आने जाने वालों से, फैक्ट्री के लोगों से, उस समय जिनकी जिसकी ड्यूटी खत्म होती है वो उनसे जब बातचीत की गई तो लोगों ने अंदाज से बताया कि जिस समय वो जा रहा था एक जीप उन्हें पीछे से आती हुई दिखाई दे रही थी और ऐसा लगता है कि इसी जीप से उसका एक्सीडेंट हुआ है। जीप का मतलब महिंद्रा जीप, पुराने मॉडल की, जो आजकल बहुत कम दिखाई देती है। इसलिए आसानी से लोगों ने पहचान लिया और ये बताया कि इस जीप को ही वहां से गुजरते हुए देखा गया था और ऐसा लगता है कि उसी जीप से इस आदमी का एक्सीडेंट हुआ होगा। फिर पुलिस रेलवे ग्राउंड के आसपास, रेलवे ग्राउंड की तरफ आने वाली और रेलवे ग्राउंड से जाने वाली सड़कों पर सीसीटीवी की तलाश करने लगी। वहां पर कई व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी हैं। दूसरी टीम को भेजा गया कि जब इसको लेकर जब हॉस्पिटल गए थे, सरकारी अस्पताल जो आकरा भट्टा में जो सरकारी अस्पताल था वहां जब लेके गए थे तो कैसे गए थे इसके बारे में जांच पड़ताल की जाए। जब टीम ने इसके बारे में जांच पड़ताल करनी शुरू की तो टीम के लोगों को पता लगा कि यहां भी एक जीप से कुछ लोग आए थे, लेकिन जीप को अस्पताल के अंदर नहीं ले गए। बाहर उन्हें स्ट्रेचर देने वाले मिल जाते हैं, वहां किराए पर स्ट्रेचर मिलता है, उस स्ट्रेचर से लादकर अस्पताल की इमरजेंसी तक गए थे। वहां जो सीसीटीवी लगी रहती है, रात में किन्हीं कारणों से सीसीटीवी में उस घायल व्यक्ति को वहां तक लाने वालों की कोई फुटेज नहीं मिली। पुलिस ने कोशिश की कि अगर वहां तक गेट तक किसी वाहन से आए होंगे तो इसी टाइमिंग पर, जिस टाइम पर उसकी एंट्री है उसी टाइमिंग पर अगर कोई वाहन आया है तो पता लग जाएगा। आसपास के दुकानदार, आप जानते हैं किसी भी सरकारी अस्पताल के आसपास 50 दुकानें आपको मिलेंगी, जूस की अलग, फल की अलग, सब्जी की अलग, छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट होते हैं वो अलग, और 50 मेडिकल की दुकानें। मुख्य गेट से करीब 500 मीटर दूरी पर एक बड़े मेडिकल स्टोर पर एक सीसीटीवी मिल गया। सीसीटीवी की फुटेज 15 तारीख की रात 11:30 से 12 के बीच की निकाली गई। उसमें भी एक जीप निकल आई जो लोगों को लेकर अस्पताल के गेट तक गई और फिर उसके बाद अस्पताल के गेट से वापस निकलती हुई भी दिखाई पड़ी। पुलिस अब कंफ्यूज होने लगी कि जिन लोगों ने उसको अस्पताल लाकर इस आशय से भर्ती कराया कि इसका इलाज हो जाएगा तो शायद बच जाए, उनका यही कहना था कि ये एक्सीडेंट में गिरा पड़ा था और हम लोग ले आए हैं, तो फिर तो बात सही है। वहां भी जीप देखी गई, हो सकता है इनकी ही जीप से एक्सीडेंट हुआ हो या हो सकता है किसी दूसरी वाहन से एक्सीडेंट हुआ हो और इन लोगों ने मानवतावश उसको जीप पर रखकर अस्पताल में वास्ते इलाज लेकर गए हों। लेकिन फिर वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी गंभीर चोटें एक्सीडेंट से न आने की बात भी लिखी हुई थी। बहरहाल दोनों जगह की सीसीटीवी फुटेज जिसमें जीप दिखाई पड़ रही है उसका अध्ययन किया गया। रेलवे ग्राउंड वाले जहां पर एक्सीडेंट का होना पाया गया था वहां की सीसीटीवी फुटेज जो उन्हें मिली किसी प्रतिष्ठान से, उसमें नंबर प्लेट क्लियर नहीं थी। लेकिन मेडिकल स्टोर के उस फुटेज में नंबर क्लियर था, लेकिन सिर्फ 3 अंक पठनीय था। एक अंक उसमें, तीसरा अंक अपठनीय था। तो उसके सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल के करीब 90-95 नंबर्स लेकर एक टीम आरटीओ कार्यालय
संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय पहुंच गई। उन सभी जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से निकले हुए नंबर थे उनको देखना शुरू किया और ये पता करने की कोशिश की कि किस नंबर पर जीप रजिस्टर्ड है। इन सारे नंबर्स में सिर्फ एक ही नंबर पर जीप रजिस्टर्ड थी, इसलिए आसानी से जीप का नंबर मिल गया। बाकी सब पर या तो मोटरसाइकिल, कोई दुपहिया वाहन या फिर नई तरह की जो कारें चली हैं उन कारों के नंबर निकले थे। पुलिस ने यह मानकर कि जीप रजिस्टर्ड है, जीप दिखाई दे रही है, 3 अंक बिल्कुल सही हैं, जरूर यही वाहन रहा होगा। संभागीय परिवहन अधिकारी यानी आरटीओ के ऑफिस से उसके ओनर का नाम पता किया गया और जीप के मालिक का भी दरवाजा खटखटा दिया गया। जीप के मालिक ने बताया कि अभी 1 महीने पहले स्वरूप नगर नई दिल्ली का रहने वाला सोनू उर्फ नंदू उर्फ पवन मुझसे ये जीप बेचने के लिए ले गया था। जीप पुरानी हो गई थी, मैंने नई गाड़ी खरीद ली थी। मैं भी चाहता था कि इस गाड़ी का डिस्पोजल हो जाए। सिर्फ अच्छा पैसा मिलने के इंतजार में मैं अभी तक इसका इस्तेमाल कर रहा था। उसने बताया कि 50,000 रुपए पेशगी के तौर पर उसने हमें दे दिया था और यह कहा था कि अगर इससे ज्यादा का दाम मिला तो बेचने के बाद मैं बाकी पैसा आपको दे दूंगा। चूंकि उस जीप को अभी हाल में सर्विसिंग करा के उसकी डेंटिंग पेंटिंग कराई गई थी, इसलिए मालिक ने बताया कि हम ज्यादा पैसे की अपेक्षा कर रहे थे। बेचने के मकसद से उससे खरीदने वाले सोनू उर्फ नंदू उर्फ पवन का मोबाइल नंबर भी उन्होंने दे दिया। पुलिस ने फिर पहला काम किया, सीडीआर निकाली। जब उसकी सीडीआर निकाली गई तो पुलिस चौंक गई, क्योंकि घटना के दिन यानी 15 तारीख को रात में करीबन 9 बजे उस व्यक्ति की जो जीप खरीद कर उससे ले गया था या बेचने के लिए उससे खरीदा था, उसकी लोकेशन मिली। नंदू को उठाया गया। नंदू की थोड़ी खातिरदारी जरूर थाने पर की गई। जब कोई अपराध किया होता है और उसको पता होता है कि पुलिस, हम जब झूठ बोलेंगे पुलिस मारेगी, तो अपनी तरफ से वो झूठ बोलने की कोशिश करता रहता है कि जब तक बर्दाश्त कर पाऊंगा करूंगा, जब बर्दाश्त नहीं होगा तो बता दूंगा। यही सोनू उर्फ नंदू उर्फ पवन ने किया। जब बर्दाश्त करने की सीमा पार हो गई तो उसने अपने साथ कौन कौन लोग थे इनका सबका नाम पुलिस को बता दिया। सारे लोग, एक को छोड़कर सारे लोग पकड़कर थाने पर आ गए। इसमें मृतक का साढ़ू विजय कुमार भी था, जो वहीं गुर्जर मोहल्ला स्वरूपगंज का सिरोही का रहने वाला था। सबसे बातचीत करने के बाद बात आकर उसी विजय पर अटक गई, विजय कुमार पर। उनकी भी अच्छी खातिरदारी हुई। थोड़ी देर में विजय कुमार ने बताया कि मैं सब बता रहा हूं, सब कुछ बंद करिए, श्रेणीबद्ध पूछताछ भी बंद कर दीजिए। फिर उसने सिलसिलेवार सारी बात बतानी शुरू की। उसने बताया मृतक दीपक की पत्नी कविता से उसका एक तरफा लगाव लगभग 2 साल से चल रहा था। उसने तमाम कॉमन मित्रों, तमाम पारिवारिक कॉमन मित्रों और 2 बार रास्ते में रोककर सीधे तौर पर कविता से शादी का प्रस्ताव दिया था। लेकिन दूसरी बार जब उसने शादी का प्रस्ताव दिया तो कविता ने सिरे से खारिज कर दिया, बहुत नाराज हुई।
और धमकी दी कि अगर दोबारा मेरे साथ कोई इस तरह हरकत की कि रास्ते में रोक के मुझसे शादी की बात की या किसी से कहलवाया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं अपने और तुम्हारे दोनों परिवारों में शिकायत करूंगी कि आते जाते मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं। कुछ दिन बाद विजय को यह जानकारी हुई कि कविता की शादी होने वाली है। उसकी शादी कहीं तय हो गई। किसी बहाने से कविता की शादी में भी वो शरीक रहा। जब शादी हो रही थी तो मेहमानों के बीच में विजय कुमार भी था। काफी देर वहां शादी समारोह के बीच में उसकी नजर कविता की बड़ी बहन पर पड़ी। वो कविता जितनी न तो सुंदर थी न बहुत शार्प थी, लेकिन लोगों ने, जब लोग शादी ब्याह में आते हैं तो चाहे जितने नजदीकी रिश्तेदार हों, वो सारी पोल पट्टी बताया करते हैं। उसी में किसी ने कहा कि बताइए, बड़ी वाली की शादी नहीं हुई अभी तक, छोटी वाली की शादी कर दी इन लोगों ने। फिर किसी ने, वैसे जानते सब रहते हैं, अच्छा भाई क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा भाई कोशिश तो बहुत की, लेकिन जब भी लड़के वाले लड़की देखने आते थे तो देखने के बाद कभी लौट कर नहीं आए। घर वाले बहुत परेशान थे। तब तक छोटी वाली का रिश्ता तय हो गया तो ये तय किया गया कि चलो एक की शादी करते हैं, बड़ी वाली के लिए नए सिरे से प्रयास करेंगे। विजय कुमार ने जब ये बात देखी कि अरे इसकी बड़ी की शादी नहीं हुई है और घर वाले परेशान हैं, उसने फौरन जो कॉमन रिश्तेदार जिनके थ्रू उसने कविता से शादी के लिए कहा था, उनको फोन मिलाकर कहा कि बहुत अच्छा मौका है, मैं इसकी बड़ी बहन से शादी करूंगा। मैंने देख भी लिया है, लड़की देखने की रस्म करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप उनके घर वालों को बताइए, मेरे घर वालों से आकर बात करें, मैं उससे शादी कर लूंगा। और जैसे ही शादी कविता की खत्म हुई, घर वाले फौरन विजय कुमार के घर पर गए। थोड़ी बहुत बातचीत हुई और शादी तय हो गई। विजय कुमार की शादी उसकी साली कविता की बहन से हो गई। यानी विजय की पत्नी और कविता सगी बहनें थीं। शादी के थोड़े दिन बाद ही विजय की यह जानकारी में आया, जो उसकी पत्नी ने ही बताया, कि दरअसल कविता की शादी प्रेम विवाह है। कविता और दीपक का प्रेम संबंध लगभग 2 साल से चला रहा था। यह बार बार घर में अपनी शादी की जिद करती थी, लेकिन घर वाले कहते थे कि हम ढूंढ रहे हैं, जब तक बड़ी वाली की शादी नहीं होती तब तक तुम्हारी शादी हम नहीं कर सकते। एक दिन उसने आकर घर में उपद्रव किया और यह कहा कि हम 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, 5 साल तक अगर बड़ी की शादी नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि हम शादी नहीं करेंगे। अब बहुत हो गया, आप लोग अगले 1 आध महीने में मेरी शादी कर दीजिए, वरना हम भागकर किसी मंदिर में शादी करेंगे। घर वालों ने सोचा कि अगर ये भाग जाएगी, मंदिर में शादी करेगी, हमारी कितनी बेइज्जती होगी, इससे बढ़िया है इसकी शादी कर देते हैं। बहुत होगा, लोग पूछेंगे कि बड़ी वाली की शादी नहीं हुई, छोटी की शादी क्यों कर दी, तो बता देंगे कि इसके लिए लड़का मिल गया था, उसके लिए ढूंढ रहे हैं। कम से कम उतनी बदनामी तो नहीं होगी। ये बात सुनते ही विजय की समझ में आ गया कि कविता से इतने प्रयास के बावजूद भी क्यों वो उसके साथ बहुत ही खराब तरीके से पेश आती थी और बहुत ही खराब व्यवहार करती थी शादी की पेशकश करते समय। उसने दिमाग लगाया, पूरा दिमाग लगाया कि दीपक से प्रेम करने की वजह से ही कविता मेरी बेइज्जती करती थी। कहती थी कि तुम अपनी शक्ल आईने में देख कर आओ। कहती थी कि दोबारा कहा तो घर वालों से शिकायत करूंगी। कहती थी
कि आइंदा कभी मेरे रास्ते में मत आना। ये सारी बातें उसके दिमाग में कौंध गईं और कारण सिर्फ एक ही लगा कि चूंकि दीपक से इसको प्रेम हो गया था, इसलिए वो मेरी इतनी बेइज्जती करती थी। उसने उसी पल ये डिसाइड किया कि मैं दीपक को मरवा दूंगा। इसी की वजह से मेरी शादी नहीं हुई, वरना जब बड़ी बहन से शादी हो सकती है तो न तो खानदान में कमी है, न कुल में कमी है, न गोत्र में कमी है, न हमारे स्टेटस में कमी है, तो छोटी वाली से क्यों नहीं हो सकती थी। बहरहाल उसने अपने इस दिमाग में आई खुराफात को अपने मित्र मुकेश सिंह को बताया। मुकेश सिंह वहाँ के एक दबंग और जिसको कहते हैं कि मैनेजमेंट करने वाले, अपराधियों से संपर्क रखने वाले इनके मित्र थे विजय के। मुकेश सिंह से उसने कहा कि दीपक को किसी भी तरह रास्ते से हटाना है और वो भी जल्दी हटाना है। मुकेश ने इसकी कीमत बताई। मुकेश ने कहा 20 लाख रुपए इसकी कीमत होगी। काम बहुत सफाई से होगा, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। विजय ने हामी भर दी कि ठीक है, 8 लाख रुपए मैं एडवांस देता हूं, बाकी का पैसा काम होने के बाद दिया जाएगा। 8 लाख रुपए विजय ने इस काम के लिए एडवांस दे दिया। उसके बाद मुकेश ने अपने साथ के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, शांतिलाल, नंदू उर्फ पवन, सोनू भाट, सिराज मोहम्मद, राकेश सिंह, इन सब लोगों को बुलवा के और कहा कि सही आदमी ले आओ, हम इतना पैसा देंगे। मोडस ऑपरेंडी भी उसने कहा कैसे करोगे ये भी बता दो, ताकि विजय का नाम कहीं ना आए। ये तय किया गया कि एक जीप खरीद कर लाते हैं। दीपक जब अपनी ड्यूटी खत्म करके आएगा तो उसको उसी जीप से कुचल देंगे। हल्ला होगा, पुलिस आएगी, एक्सीडेंट में दाखिल हो जाएगा। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा काम भी हो जाएगा। तभी पवन को इस काम के लिए लगाया गया, सोनू उर्फ नंदू उर्फ पवन को, और वो जीप 50,000 रुपए एडवांस देकर आनंद फानन में वहां से ले आया, जबकि उस जीप की शायद 50,000 से भी कम कीमत होगी। ले आया और 15 जून को ड्यूटी से लौटते समय ये पहले से 2-3 चक्कर लगाकर इन्होंने रैकी की। जब जहां पर उन्होंने देखा कि ये अकेला मिलेगा, वहीं पर इसे धक्का मारकर इसका एक्सीडेंट कर दिया। ये गिरा भी बुरी तरह से, लेकिन सिर इसका सड़क के किनारे जो धूल पड़ी होती है, जो मिट्टी होती है, उस पर पड़ा, इसलिए थोड़ी देर बाद ही ये झाड़ पोंछ कर खड़ा हो गया। फौरन इन लोगों ने उसके पास जाकर ये कहा कि अरे चलो तुम्हारा हम इलाज करवा दें, मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, गलती हो गई, माफी मांगते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये उठकर खड़ा हो जाएगा इतनी जबरदस्त टक्कर के बाद। बहरहाल उसको इलाज कराने के बहाने उन्होंने जीप पर डाल दिया और चांदमारी हाईवे पर ले जाकर इन 4 लोगों ने उसे अच्छी तरह से पकड़कर उसके सिर पर भारी पत्थर से वार करके सिर को कुचल दिया। जब ये इंश्योर कर लिया कि इसकी जान जा चुकी है और ये भी सोचा कि इसमें तो शक हो सकता है, अगर यहीं छोड़ देंगे वापस उस जगह पर जाएंगे तो देखने वाले भी देख सकते हैं, लिहाजा इसको किवरली हाईवे से होते हुए वापस तलेटी होकर दीपक की लाश को आकरा भट्टा के सरकारी अस्पताल तक ले आए। वहां पर वही कहानी बताई कि एक्सीडेंट में ये आदमी सड़क पर पड़ा हुआ था, बुरी तरह घायल था, इसलिए कि शायद इलाज में इसकी जान बच जाए, हम इसे अस्पताल लेकर आए हैं। डॉक्टर ने उसकी एंट्री की, देखा, ब्रॉड डेड कहा। इन्होंने कहा अच्छा अभी हम आते हैं और सामान लेकर।
और ये सब वहां से भाग गए। ब्रॉड बाई का एक कॉलम होता है जब किसी को ले आते हैं, उस कॉलम में भी इन्होंने उल्टे सीधे रामू श्यामू टाइप के नाम लिखवा दिए और बस यही कहते रहे कि एक बार आप इसका इलाज शुरू करिए, मैं लौट के सब चीजें लिखवा दूंगा, और वहां से चले गए। पुलिस के सामने जब सारी बात क्लियर हो गई तो इस मामले में विजय कुमार, जो गुर्जर मोहल्ला स्वरूपगंज का था, आबू रोड का रहने वाला सिराज मोहम्मद, स्वरूपगंज का राकेश सिंह, नसवारी अलवर स्वरूपनगर दिल्ली का सोनू उर्फ नंदू उर्फ पवन, और बाईपास भाटवाड़ा स्वरूपगंज निवासी सोहन लाल उर्फ सोनू को पुलिस ने, यानी इन 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया हत्या के आरोप में। हत्या और हत्या की एविडेंस को छुपाने के आरोप में ये सभी जेल चले गए। आज की घटना, किसी व्यक्ति का दिमाग एक लड़की से शादी करने के लिए कितनी दूर तक चल सकता है कि लड़की ने मना किया तो उसकी बहन से शादी कर ली ताकि लड़की से मिलने जुलने का अवसर मिलता रहे। लड़की ने क्यों मना किया, जैसे ही इसका कारण पता लगा तो उसके पति की हत्या करवा दी कि इससे प्रेम संबंध था जिसकी वजह से वो मुझे बेइज्जत करती थी, इसको मरवा दिया, अब ये मेरे कब्जे में रहेगी, कहां जाएगी। शादी के बाद कविता ने मजाक मजाक में ही सही घर में कई बार ये बात कही कि मेरे जीजा विजय कुमार शादी तो मुझसे करना चाहते थे, वो तो दीदी से मजबूरी में उन्होंने शादी की है। लड़की के पूरे परिवार को ये बात पता हो गई थी क्योंकि वो मजाक में ही सही बार बार ये बात रिपीट करती थी कि मेरे आगे पीछे घूमा करते थे, मुझ पे लट्टू थे, फलाना था ढिकाना था। ये तो मजबूरी में दीदी से शादी इनको करनी पड़ी। परिवार में सबकी जानकारी के बावजूद परिवार के किसी बड़े ने, किसी समझदार ने कभी इस बात की पुष्टि करने के लिए मजाक में ही सही विजय से कोई बात नहीं की थी। लेकिन चूंकि विजय की पत्नी यानी कविता की बड़ी बहन को ये बात बार बार कहे जाने पर बुरा लगता था, उसने विजय से पूछा था कि ऐसी बात कविता भी करती है, हमारे घर वाले भी हमसे मजाक मजाक में ही सही कहते हैं, इसमें क्या सच्चाई है। विजय ने इसका सीधा सा 2% जवाब दिया कि कविता तुमसे बहुत सुंदर है, कौन उससे शादी नहीं करना चाहेगा। लेकिन विजय के मन में इतना जहर भरा हुआ था ये कोई नहीं जान सका। अगर इन दोनों बहनों के भाई या माँ बाप उससे बुला के बात करते और उससे झूठा ही सही ये कह देते कि अगर तुम्हें कविता से शादी करनी थी तो हम लोगों से बात करते, तुम्हारे यहां से कोई कहने नहीं आया, किसी से कहलवा ही दिए होते तो हम जरूर कंसीडर करते। जब बड़ी बहन से हमने तुम्हारी शादी कर दी तो छोटी में हमें क्या आपत्ति हो सकती थी। हम लोगों के कानों तक ये बात ही कभी नहीं आई। तो हो सकता है कि विजय का कुछ हृदय परिवर्तन होता कि अरे भाई इसमें मेरी ही गलती है, मैंने तो इनके परिवार वालों से, इनके माँ बाप से कभी जिक्र भी नहीं किया था। हालांकि ये मेरा कयास है कि हो सकता है ऐसा कहने पे उसको ऐसा लगता कि चलो भाई ये गलती मुझसे ही है, मैंने इसके माँ बाप से बात नहीं की। नई नई शादियों में ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं और आज की तारीख में या आज के युग में या आज के इस कालखंड में ये बहुत ज़्यादा होते हैं। पुराने रिश्तों की जानकारी, चाहे वो लड़की के हों चाहे लड़के के हों, इसकी जानकारी करने की उत्सुकता शादी के बाद सबको होती है। और
लड़का लड़की के रिश्तेदारों में फूफा टाइप के लोग इसकी जानकारी करने के लिए बहुत बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लड़का लड़की से भी छिपाता है और लड़की लड़के से भी छिपाती है। जबकि अब चीज़ें इतनी साफ हैं, इतनी क्लियर हैं, इंटरनेट इतना है, इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं कि शादी के बाद लड़का और लड़की को यानी पति और पत्नी को समझदारी दिखानी चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे का कहीं और से पता लगाएं, किसी दूसरे के माध्यम से जानने की कोशिश करें। कल को किसी जासूसी एजेंसी से सीडीआर निकलवा कर कि किससे किससे बात करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इसकी कोशिश करें। ईमानदारी से अपने पुराने रिश्तों का जिक्र कर लेना चाहिए, और ये भी कि पुरानी बातें सब गई बातें हैं, हम नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। चलिए, ऐसा कोई करता नहीं है। लोग भरसक अपनी तरफ से पुराने रिश्तों को छिपाने की कोशिश करते हैं। कोई नहीं करता, क्योंकि सबको डर होता है कि हम इसको बताएंगे। लड़की सोचती है कि मैं अपने पति को बताऊंगी, पति सोचता है कि मैं अपनी पत्नी को बताऊंगा, तो ऐसा न हो वो उसको अदरवाइज ले ले और हमारे रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। सभी लोग डरते हैं, लेकिन ऐसा कोई संबंध कह लें, प्रेम संबंध कह लें, पुराना अफेयर कह लें, लव अफेयर कह लें, किसी का हो, लड़के का हो चाहे लड़की का हो, परिवार को जानकारी जरूर रहती है। माँ को जानकारी न हो सकता है कि 0.1% केसेस में माँ बाप को जानकारी नहीं है, तो बहन को जानकारी होगी, भाइयों को जानकारी होगी, पर जानकारी होगी जरूर। ऐसे में एक बार जब रिश्ता हो जाए, शादी हो जाए, तो बुजुर्गों को आपस में बैठकर बच्चों को समझाकर एक कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए एक दूसरे के प्रति, कि कहीं ये ना जान जाएं, कहीं वो ना जान जाएं। अगर ये भावना भीतर रही और ये भ्रम पाला गया कि हमारे इस रिश्ते की जानकारी इसको नहीं है या अब तक नहीं हो पाई है, ये भ्रम ही होता है, पता सबको सब लग जाता है। भ्रम अगर ये पाला गया तो रिश्तों में खटास और दरार पड़ना लाजिम है। वही होगा जो यहां हुआ है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये कि पेशेवर भाड़े के हत्यारों ने बहुत सफाई से अपना काम किया था और लगभग उन्होंने इस हत्या को एक्सीडेंट में कन्वर्ट करके और हमेशा के लिए मामले को दफन करने की कोशिश की थी। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत ढेर सारे ऐसे केसेस, 2 केसेस में आत्महत्या और एक्सीडेंट में किसी का मारा जाना। आत्महत्या चाहे वो नए शादीशुदा जोड़े में किसी की हो, इनमें 25 से 50% केसेस में बाद में ये पता लगता है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या थी, ये एक्सीडेंट नहीं हत्या थी। बहुत ढेर से बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट या नोन केसेस में ऐसा हुआ है। इसलिए आत्महत्या के केस में, नव विवाहिता के आत्महत्या के केस में हर हाल में, और एक्सीडेंट से हुए मृत्यु के केसेस में जांच पड़ताल पूरी करनी चाहिए। इसको यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए कि खुद ही जान दे दी, इसमें हम क्या कर सकते हैं। रास्ते में मोटरसाइकिल से जा रहा था, लड़ गया, अब इसमें क्या रह गया है। जरूर जांच पड़ताल करें। हो सकता है आपका शक निराधार हो, लेकिन इसको ऐसे नहीं छोड़ें। कहां पर, कब, किस समय, किस गाड़ी से, कौन, अगर आपको सीसीटीवी फुटेज मिलने में दिक्कत है, आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके, ज़्यादातर आज की तारीख में जो फुटेज हैं वो प्राइवेट लोगों के ही मिल रहे हैं, क्योंकि सभी, जिसका छोटा मोटा व्यवसाय है वो भी, और जिसके पास अपना मकान दुकान है वो भी, सीसीटीवी जरूर, बहुत सस्ते हो गए हैं, सीसीटीवी वो जरूर रखता है। पुलिस अगर नहीं कर पा रही, वैसे तो पुलिस करती है, पुलिस का काम है, पुलिस को करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको
आप अपने मन में सशंकित जरूर रहिए और अच्छी जांच पड़ताल करके जब एकदम मुतमईन हो जाएं कि नहीं ये आत्महत्या ही है या ये एक्सीडेंट ही है, तभी उसको अपने हाल पर छोड़िए। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।